तालिबान के मुतालबात आ गए, हुकूमत को शराइत ना लगाने का पैगाम। तगड़ी लाठी किसके पास है, फौज या तालिबान के पास? जनरल राहिल शरीफ की सदारत में अहम तरीन इजलास। सरकारी मुज़ाकराती कमेटी की वज़ीर आज़म से मुलाकात, बात क्या हुई? और क्रिकेट में फिर उठा पटक, आईसीसी में रुकनियत को खतरा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नासिर जुफ्ता, NBC ऑन एयर में। आज कुछ तब्दीलियाँ रूनमा हो रही हैं वाक़यात में, हालात में। मुज़ाकरात जो कल तक जामिद थे, कुछ पता नहीं था, कुछ सरकते हुए हल्के हल्के आहिस्ता आहिस्ता महसूस हो रहे हैं और किसी समत की तरफ बढ़ते हुए लगते हैं। लेकिन आज ही पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के सरबराह ने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को प्रिजाइड किया है, जिसपे मुल्क की अंदरूनी और दाखिली सूरत यकीनन तालिबान से होने वाली बातचीत के बारे में भी बातचीत हुई है। मुज़ाकराती कमेटी ने मुलाकात की अपने प्राइम मिनिस्टर से, उनसे ब्रीफ लिया है। क्या ब्रीफ लिया है ये अंदाज़ा हमें आज तो नहीं हो पाएगा, कल तक कुछ देखेंगे कि क्या बात होती है। और क्रिकेट में फिर वही मसाइल, फिर भुरता बन रहा है क्रिकेट का, उस पर बात करेंगे आगे चलकर। पहले मैं ब्रेक लूँगा, ब्रेक के बाद वापस आकर अपनी गुफ्तगू शुरू करूँगा तालिबान, मुज़ाकरात और पैगामात से। वेलकम बैक जी। मैं बात करूँगा आज जिन मौज़ूआत पर, उनका खुलासा मैंने पेश कर दिया है और मेरे साथ जो एक्सपर्ट्स होंगे उनमें जनाब शाहीन सबाई साहब टेलीफोन लाइन पर, मेरे साथ हैं जनाब तलाल चौधरी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, और मेरे साथ हैं जनाब रशीद मलिक साहब रिटायर्ड ब्रिगेडियर कराची स्टूडियोज़ में। बहुत खुशामदीद आप लोगों को। मैं आज थोड़ा सा हटूँगा अपने रूटीन से और गुफ्तगू शुरू करूँगा एक कॉलम से। ये कॉलम शाहीन सबाई साहब का लिखा हुआ है, कुछ सुनाऊँगा इक़्तिबासात और फिर मैं बात करूँगा शाहीन सबाई साहब से। शाहीन साहब लिखते हैं कि सियासत भी क्या अजीब चीज़ है, पूरे मुल्क को ऐसे ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है जो कहीं जाने वाला नहीं, क्योंकि उसके अंदर एक नहीं बल्कि कई ड्राइवर हैं, जिसमें हर एक इस ट्रक को अपनी पसंद की सड़क पर, रास्ते पर ले जाना चाहता है और अपने गांव ले जाना चाहता है। फौज तालिबान से लड़ रही है, मगर तालिबान मुज़ाकरात अखबार नवीसों से कर रहे हैं, या कुछ मौलाना जो एक जमहूरी निज़ाम में तो कभी अहमियत हासिल कर ही नहीं सके, उनको मौका मिल गया कि वो कौम के मुस्तकबिल का फैसला करें। फौज अपनी जगह लड़ाई को तैयार है, तो फिर सारा शोर शराबा किस बात का? ज़रूरत अमन की है, मगर बात शुरू शरीयत से होती है और ना ही ये किसी को मालूम कि शरीयत किसकी है, कौन सी है और किस तरह कायम होगी। इसलिए अब किस शरीयत को बज़ोर शमशीर या बज़ोर खुदकुश बमबार मनवाया जाएगा, यानी जिसकी लाठी मजबूत होगी उसकी बात मानी जाएगी? तो फिर बात वहीं पे आ जाएगी कि तगड़ी लाठी तो फौज के पास है, हेलीकॉप्टर भी हैं, गनशिप भी हैं, तोपें भी हैं, बंदूकें भी हैं, तैयारे भी हैं, F-16 भी हैं। तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि अमन के लिए सारे धड़ों को मुत्तफिक होना होगा, और तालिबान में मुझे ऐसा होता नज़र नहीं आता। लेकिन वो कहते हैं कि अगर फौज मुज़ाकरात में सैंडविच बन गई है तो ऐसे और भी बहुत से लोग हैं जो सैंडविच हैं, मगर सबको इंतज़ार मौसम का है। ज़रा सर्दी कम हो जाए तो सबकी तबीयत गर्म होना शुरू हो जाएगी। इस सारी सूरत हाल में हुकूमत के लोगों को शदीद जल्दी है कि जो माल पानी बन सकता है बनाएं और आगे चलें। शाहीन साहब अस्सलाम वालेकुम। शाहीन साहब, किस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया आपने जिसकी बैटरी भी नहीं है? नहीं, बैटरी है, लाइट चल रही है, लेकिन वो ट्रक कहीं जा नहीं रहा, क्योंकि जैसा मैंने लिखा कि इतने ड्राइवर हैं और इतने रास्ते हैं और इतने हर एक के पास नक्शे हैं कि वो समझ में नहीं आ रही कि ये ट्रक जाएगा कहाँ और कैसे जाएगा और चलेगा कब। और यही बिल्कुल सूरत हाल मेरा ख्याल है इस वक्त है। अगर आपने जो पोर्शन मेरे उसका पढ़ा है फौज के बारे में, आज हमारे ही अखबार में एक बड़ा अच्छा कॉलम छपा है जिसमें के फौजी सोर्सेज को कोट किया गया है, और उसमें उन्होंने बड़ी पते की 2-4 बातें की हैं जो कि मैं आपको 1 मिनट में बता देता हूँ। फौजी जराये ने ये कहा है कि हम बड़े कॉशियस हैं, ये सारी बातचीत जो हो रही है, हम गवर्नमेंट को चाहते हैं कि ये कामयाब हो, लेकिन रेड लाइंस बनानी पड़ेंगी।
और ये उनको बताना पड़ेगा कि पैरामीटर्स क्या हैं, और उनसे बराबरी की बुनियाद पे बात नहीं हो सकती। यानी वो स्टेट नहीं है, स्टेट हम हैं, गवर्नमेंट है या फौज है, स्टेट तालिबान नहीं है, और उनसे एज ए स्टेट बात नहीं हो सकती। तो ये है क्रक्स कि अगर बातचीत होनी है तो फौजियों से होनी है। हम जर्नलिस्टों को बीच में खामखा इन लोगों ने फंसा दिया है। हाँ, कभी बुरी तरह फंस गए, बुरी तरह फंस गए, कभी इधर भागेंगे कभी उधर भागेंगे, लेकिन बात कहीं और होनी है। काम की बात होगी तो फिर उधर एक के पास भागेंगे, कभी दूसरे के पास भागेंगे, और असल बात जो करनी है वो तो जिनके पास बंदूकें हैं उन्होंने करनी है। उन्होंने बिल्कुल ठीक, तालिबान के पास बंदूकें हैं या फौज के पास बंदूकें हैं। अच्छा बताइए कि शाहिद साहब कि आज जो जनरल राहली शरीफ ने प्रिजाइड की है बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग कोर कमांडर्स की, उसमें यकीनन ये बात आई होगी। जी जी बिल्कुल, ये सारी बातें आई हैं, और ये सारी जो हमारे यहाँ जो रिपोर्ट भी आज छपी है, जो कि मिलिट्री सोर्सेज ने बाकायदा उसको ऑन करते हैं वो, और वो है ये क्रक्स कि ये बातचीत होगी, ठीक है हो, लेकिन ये कि इसके जो रेड लाइंस है वो सारी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, और ये पैरामीटर्स जो है बिल्कुल वाजे होने चाहिए। उनके अंदर ये बातचीत होती है तो ठीक है, नहीं होती तो फिर कोई फायदा नहीं है। अच्छा, तालिबान ने कुछ मुतालबात भी किए, कंफर्म हो गई बात कि तालिबान ने मुज़ाकरात में अपने मुतालबात पेश किए, ये मुतालबात कमेटी को दिए गए, ये कमेटी सरकारी कमेटी को देगी तो सरकारी कमेटी हुकूमत को देगी, उसमें बहुत सी बातें, क्या ये मुतालबात काबिल कबूल हैं? देखिए, ये गोइंग थ्रू द मोशंस जिसे कहते हैं ना, कि उनको भी टीवी की पब्लिसिटी मिल रही है, जो ले जाने वाले हैं, डाकिये हैं, पोस्टमैन हैं, उनको भी टीवी की कवरेज मिल रही है, जो बातचीत कर रहे हैं उनको भी मिल रही है, तो हर एक के लिए ये एक बड़ा अच्छा सर्कस लगा हुआ है। मुतालबात जो उसमें काम के हैं वो तो पूरे हो नहीं सकते, जब उस पर बात ही नहीं हो सकती तो फिर मुतालबात का क्या मतलब है? या तो वो कहें कि हम तैयार हैं इन मुतालबात से बात करने के लिए या हटने के लिए, गारंटी कौन देगा? असल बात यह है कि मान भी जाए, एग्रीमेंट भी हो जाए, इनकी गारंटी कौन देगा कि जी कल को वो कहें कि जी आपने ये फलाना बात किया इसलिए हम दोबारा धमाके शुरू चलें जी, फिर क्या होगा? बहुत शुक्रिया आपका शहंशाह भाई साहब, इतनी दूर से हमारे साथ रहने का। इस वक्त आपका काम का वक्त होता है। मैं इससे पहले कि आगे चलूं, मैं तर्जुमान कलदम तहरीक तालिबान का आपको मौक़िफ़ सुना देता हूँ। शाहिदुल्लाह खान साहब का बयान है कि दौरान मुज़ाकरात आने वाली तलखियों पर दोनों फरीक़ों को सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करना होगा। उनका कहना है कि राब्ता कमेटी से बातचीत पर मुकम्मल गौर व खौज के बाद उनको जवाब दिया जाएगा। मुलाकात से तालिबान की क़यादत को आगाह कर दिया गया है। ये मुलाकात मीरा शाह से भी 4 घंटे के फासले पर और दूर हुई थी। मीरा शाह हेलीकॉप्टर उतरा था, वहाँ से उनको ये कहीं और ले गए थे, और उस दौरान कहते ये हैं कि ड्रोन्स चक्कर लगाते रहे और ये अपने जगहों को तब्दील करते गए। और फिर कहते हैं कि अराकीन ने इत्तफाक किया कि तालिबान की निगरान शुरू से मुलाकात बहुत अच्छी रही। मुज़ाकरात के अमल में जल्दबाजी नहीं की जाएगी और मुज़ाकरात का अमल बतदरीज आगे बढ़ाया जाएगा। अब आती है वो बात जो बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि हमने कुछ इब्तदाई मुतालबात कमेटी को दे दिए, अपनी कमेटी को, ये कमेटी जाकर सरकारी कमेटी को देगी और सरकारी कमेटी हुकूमत को दे देगी। और साथ ही कहा है कि हुकूमत गैर ज़रूरी शराइत आयद ना करे, हुकूमत गैर ज़रूरी शराइत आयद ना करे, इससे मुज़ाकरात तातुल का शिकार हो सकते हैं। और तालिबान ने कहा है कि क़यादत ने अपने मुतालबात को पेश कर दिया है और अगले मरहले में बात आगे बढ़ेगी। उम्मीद जाहिर की है कि ये बात आगे बढ़ेगी। मौलाना समीउल हक इससे पहले इनकार कर चुके थे कि ऐसे कोई मुतालबात आए, लेकिन रात शाम को उन्होंने कहा कि हमारे पास अमानत हैं और हम इनको अमानत समझते हैं। मैं आपको सुनाऊंगा प्रोफेसर इब्राहिम की बात कि तालिबान ने पास जो गए थे, वो जो हुकूमत के 4 और 5 नुकात उन्होंने पेश किए थे, उस पर क्या हुआ, मुख्तसर गुफ्तगू है जो उन्होंने मुझसे कुछ देर पहले की है। आइए देखते हैं। ये असल में इस वक्त मुतालिबात नहीं है। यानी इस वक्त जो मीडिया में आ रहा है कि 15 नुकात हैं और 22 नुकात हैं और फिर आखिर में 3 नुकात भी आ गए हैं, ये सिर्फ क्या सराई है। इस वक्त तो हुकूमत की तरफ से जो 5 नुकाती एजेंडा था, उस एजेंडे का उन्होंने जवाब तहरीर किया है हुकूमत को, और हम वो जवाब अगले मीटिंग में पेश करेंगे और उस पर हमारी बात होगी। उम्मीद है इंशाअल्लाह कि हमें दोनों तरफ इखलास दिखाई देता है और अल्लाह की फजल से हम पर उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इन मुज़ाकिरात के नतीजे में अमन बहाल होगा। हम हुकूमती मुज़ाकिराती कमेटी के साथ इंशाअल्लाह 1-2 दिनों में मुलाकात करेंगे और वो जवाब हुकूमती कमेटी के सामने हम पेश करेंगे।
ये बात आपने सुनी, ये भी इनकार कर रहे थे मजाक किसी भी शराइत की मौजूदगी का, लेकिन शाहिदुल्लाह खान शाहिद ने इनसे गुफ्तगू के बाद जो बयान जारी किया उसमें कहा गया है कि कुछ इब्तदाई मुतालबात पेश किए गए हैं और वो हुकूमत को पेश कर दी जाएंगे। जनाब तलाल साहब, आप फरमाइएगा किस तरफ कदम बढ़ रहे हैं, किस तरह कदम बढ़ रहे हैं, मजबूती से या हिचकिचाते हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये जो मामला मुज़ाकरात का है या ये अमन के लिए ये जो कोशिश हो रही है, ये पूरी सियासी क़यादत की थी जो APC में इख्तियार की गई। उसमें जैसे अभी सईद सबाई साहब कह रहे थे फौज को शामिल होना चाहिए था, बिल्कुल फौज को शामिल, बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज को भी, और वो शामिल थी APC में। और अब भी जो फैसले हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर ने डिफेंस काउंसिल का इजलास, उसके अलावा 1-to-1 मुलाकात, इन तमाम जो कि हम स्टेक होल्डर समझते हैं जितनी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनसे, और फिर सियासी क़यादत से, और आखिर में उन्होंने फिर पार्लियामेंट को इत्माद में लिया। तो प्राइम मिनिस्टर, और ये बड़ा ही हमारी पार्लिमानी पार्टी में बड़े जज्बात पाए जा रहे थे। आप जो जितनी भी हमारी सोसाइटी में मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं वो भी बड़े जज्बात में थे जब ये नई दहशतगर्दी की लहर चली कि अब इसको खत्म होना चाहिए, ऑपरेशन करें या कुछ भी करें। तो प्राइम मिनिस्टर ने इन जज्बात को बड़ी हिकमत के और दानिश से हिकमत के तहत कर दिया, और फिर दोबारा एक चांस दिया कि ये अमन जो है ये खून खराबे के बगैर मुज़ाकरात से आए। मैं एज ए सियासी कारकुन समझता हूं कि ये आखिरी मौका है, वो हमारी पार्टी हो या कोई भी और पार्टी, अब अवाम और लोग हमें एक से ज्यादा मौका नहीं देंगे। आखिरी मौके से किस तरह फायदा उठाया जा रहा है? देखिए जी, फायदा तो इसमें हमने तो जो शरायात आयद की थी प्राइम मिनिस्टर की तकरीर में वो बड़ी वाज़ेह थी। अभी भी आपके प्रोग्राम में आपने शुरू में बात की कि रेड लाइंस होनी चाहिए थी, बिल्कुल रेड लाइंस हैं इसमें रेड लाइन है कि दहशतगर्दी मुज़ाकरात इकट्ठे नहीं चल सकते। इसमें रेड लाइन है कि ये दस्तूरे पाकिस्तान के तहत होंगे, और ये तमाम चीजें इस तरह की रेड लाइंस हमने रखी हुई हैं। और ये इसके बगैर, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि हम एक स्टेट है और वो एक ऐसा ग्रुप है जो बहक गया है, या वो इस वक्त उसको दोबारा से इस दस्तूर के तहत लाने के लिए बात हो रही है। मेरा ख्याल है कि हमें वो दस्तूर में तो नहीं आ रहा है सर, पहले वक्त से अखज नहीं करना चाहिए। सर वो दस्तूर में नहीं आ रहा है, उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात सही तौर पर होंगे। मैं सुन नहीं पाया क्या कहा तलाल को मेरी आवाज जा रही। सर तलाल ने जो कहा कि तकरीबकारी दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल यही तय हुआ था। आज पेशावर में तलावत कुरान पाक में मसरूफ 3 खवातीन खुदकुश हमले में जान से गईं। ये एक जनाजे में आई थीं, इनमें 2 सगी बहनें थीं। फिर शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्स के करीब धमाके में 3 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हो गए। इसकी जवाबी कार्रवाई 1 घंटे के अंदर हुई और उन लोगों को मार दिया गया जिन्होंने ये हरकत की थी, और हंगों में 3 असातिज़ा को कत्ल कर दिया गया। कराची में भी बहुत से वाक़यात हुए हैं, इसके अलावा और मकामात पर वाक़यात हो रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये इतना भी सिंपल नहीं है जितना ये जलाल साहब कह रहे हैं कि तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं कि ये बातचीत हो रही है, हमने सारे पहलू देखे हैं, वो भटक गए हैं, उनको लेके आएंगे, बीच में वापस मिलाएंगे। आई थिंक ये बात थोड़ी इससे बहुत ज़्यादा है, ये इतना आसान नहीं है। ये अगर आप चलें तालिबानी की साइड से ले लें तो इतने 100 साल से ये लोग जो हैं, इनके ऊपर आपने एक FCR लगाई हुई अंग्रेज़ों की, उस पर ना कोई वहाँ पे एड हो, कुछ भी नहीं होता। वहाँ पे एक पॉलिटिकल एजेंट बिठा देते हैं, वो सारा मार्ग कुटाई करके पैसे लिखा जाता है इनके। ये तो एक साइड है इनकी पिटाई हुई, इतने साल से हो रही है। फिर ये खड़े हो गए, सोजिश की इन्होंने, ये बाहर आए, चाहे उन तालिबान का नाम लिया, जो भी किया उन्होंने, सब कुछ हो गया। हम आज जहाँ खड़े हैं आज तो मैं ये कहता हूँ कि एक और दूसरी साइड ये है कि आप फौज को कह रहे हैं जिसका आज 1 साल हुआ, उसी जगह पे GOC यही मौलवी फजलुल्लाह ने उसको मार दिया, और उन्होंने आगे कहा, उन्होंने कहा जनरल नियाजी को मार दिया, और फिर आगे टीवी पे कहा इसको मैंने जहन्नम में भेज दिया। आज की बात करें मुझसे। नहीं, मैं ऐसे बात कर रहा हूँ कि इतने वो तो सब बुला दिया ना हमने। नहीं, कैसे भूल सकती है फौज? अब ये फौज वही है जो, कितनी अजीब शर्म की बात है कि 23 मार्च की परेड जो हमारी होती है वो परेड ही नहीं कर सकते हम। मतलब इतनी बड़ी फौज है, हम 8 लाख के करीब हैं, हम अपनी परेड नहीं कर सकते। और ये नहीं कहते कि खर्चा हो जाएगा, ये हम सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से नहीं कर सकते, इन्हीं से डर।
तो ये दोनों पार्टी बड़ी मुख्तलिफ जगहों पे बैठी हैं। इनको इकट्ठा करना इतना आसान नहीं जितना ये कह रहे हैं कि हमारे लीडरान ने ये कहा, हमारी पार्टी ने ये कहा। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं, बट ऐसे नहीं लगता कि कोशिश कहीं जा रही है। ये कोशिश मेरा ख्याल है जैसे जो मुतालबात पेश किए हैं, ये सबाई साहब ने जैसे कहा कि वो रेड बत्ती है, बत्ती के पीछे लगा दिया आपको, सारे लोग सोच रहे हैं। अब जर्नलिस्ट जो हैं, ये सारे आधे से ज्यादा जर्नलिस्ट हैं बीच में, ये क्या बात करेंगे? ये वही बात करेंगे जो रोज रात को हम टेलीविजन पे देखते हैं। इनका तो महदूद, इनके पास इन्फॉर्मेशन है ना पता। उधर से भी उन्होंने वो आदमी बिठा दिए जो मौलाना है, अच्छे नेक लोग हैं, अच्छे लोग हैं। असली तालिबान तो भी आए ही नहीं है, और असली जो इस पार्टी जो सारे वो लोग सब पाकिस्तान पीस पार्टी के रहनुमा हैं रज़ा रब्बानी साहब जी हाँ। आज उन्होंने सेनेट में एक अजीब और मेरे ख्याल में बहुत जबरदस्त बात की है कि इंतहाई दाएं बाजू के मुज़ाकरात दाएं बाजू से हो रहे हैं। हाँ, ये एक और व्यू है, ये बिल्कुल ठीक। मैं ऐसे कहता हूँ, ये मुझे अजीब से इंटरेस्टिंग लगी बात कि बिल्कुल एक्सट्रीम राइट विंग के साथ बातचीत हो रही है। ये मतलब है जो मेन एक्टर्स हैं वो तो बात ही नहीं कर रहे, वो कैसे बात करेंगे? आप किस तरह आज आप कह रहे हैं कि वो फौज का एक खास इजलास हुआ। मैं ये कहता हूँ कि एक फौज का जो हुआ, उनका जो कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई, फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे टीवी ने लाइव पिक्चर्स दिखाई उनकी। आज तक ऐसे नहीं हुआ। जनरल कियानी की हमेशा होती थी, वो पुरानी पिक्चर फुटेज, ये लाइव है। उन्होंने स्वेटर पहनी हुई, करंट है वो। और जरूरी नहीं है कि इसी के लिए हो, ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बढ़ के सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये तालिबान से बातचीत जो हो रही है। बट दे आर सीरियस, और वो देख रहे हैं कि हम रह गए हैं पीछे और ये कोई और बात कर रहा है हमारे लोग। और कल डिमांड आ जाएगी, आप देख लीजिए कि फौज को कहें ये हमारी जगह से निकल जाए यहाँ से। वो कहे तो उसमें है 15 पॉइंट्स में है। अच्छा तलाल साहब, जो 15 पॉइंट्स हैं जिनके बारे में पहले कहा गया था कि ये गलत हैं, आज तहरीक तालिबान की तरफ से भी आया है कि कुछ इब्तदाई मुतालबात पेश किए गए हैं। अगर उसमें ये पॉइंट होगा कि फौज और एफसी उनके इलाकों से उन इलाकों से निकल जाए जहां फाटा है, जो शुमाली वजीरिस्तान है, तो आप समझते हैं कि वो रेड लाइन पार कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं रिस्पॉन्ड करना चाहता हूं पीपल्स पार्टी के वाले हमारे रजा ज़बानी जो है सेनेटर, उनकी जो आपने बात की। देखिए, यही हमारी प्रॉब्लम है ना कि जिस दिन हाउस में बात हुई, खुर्शीद शाह साहब ने खड़े होकर पूरी पार्टी की तरफ से यकीन दिलाया। पहले एपीसी में इन्होंने यकीन दिलाया, तमाम लोगों ने मुश्तरका तौर पर फैसला किया स्वाए एमक्यूएम के। तो काइंडली जो बात हम पहले करते हैं उसे टो करना चाहिए। अगर ये मुज़ाकरात, फिर इन्होंने ये मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दे दें कि इन्होंने स्वात में मुज़ाकरात क्यों किए? यहाँ पर नहीं है मेरे साथ, तो मैं इसलिए आपसे कर रहा हूँ कि वो इस प्रोग्राम में मौजूद नहीं है, लिहाजा आगे बढ़ते हैं हम। मेरा आपसे सवाल मौजूद है कि अगर फौज की विड्रॉल की बात हुई तो क्या फौज वापस आएगी? देखिए, ये जो तमाम बातें हैं कि फौज की विड्रॉल हो, कैदियों का एक्सचेंज हो, उसके अलावा दूसरे जो मामलात हैं, इन पे बातचीत जो है यकीनन 2 कमेटियां और उसके बाद हुकूमत ये फैसला करेगी। लेकिन इसमें कोई भी ऐसा फैसला जिसमें रिट ऑफ द गवर्नमेंट हम उसको एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं उन एरियाज में जहां पर पाकिस्तान की रिट नहीं है। हम रिट को कोई खत्म करने के लिए ये मुज़ाकरात नहीं कर रहे, लेकिन हम रिट जो है वो अमन और ये मुज़ाकरात यानी खून खराबे के बगैर कायम करना चाहते हैं। तो उसके लिए फौज आए या जाए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि हमने अपने तमाम एरियाज पे रिट ऑफ दी जो गवर्नमेंट है, जो दस्तूर पाकिस्तान है, जो आईने पाकिस्तान है, उसे फिर से एक दफा नाफिज करना है। ठीक है, मुझे बताइएगा आप कि दिफाई नुक्ता नजर से फौज की वहां मौजूदगी कितनी जरूरी है? बहुत जरूरी है। बड़ी मुश्किल से आज के हालात में इतनी बड़ी मुश्किल से उन्होंने फुटहोल्ड बनाए हुए हैं, और उनको कहना कि वहां से उठ के आप आ जाएं, तो ये तो एक किस्म का सरेंडर है। आई थिंक ये लॉजिक ही बिल्कुल गलत है कि बात कर रहे हैं अभी नहीं करेंगे। वो पहली डिमांड ही उनकी ही होगी। शरिया की बातचीत तो वो एक और लेवल है, वो तो उससे भी ऊपर है। उस पर खैर मैं कोई जवाब नहीं दे सकता क्या शरिया की। बट फौज का मुझे पक्का पता है कि फौज कभी विड्रॉ नहीं करेगी। फौज ने बड़ी जानें कुर्बानियां दे के वहां पहुंची है जहां पे, और फौज वहां पे बिल्कुल उनके दाहिने पे बैठी हुई, उसके ऊपर बैठी हुई उनके। एंड फौज इज रेडी टू एक्ट। अगर वो फौज रेडी टू एक्ट ना होती तो ये इतनी बातचीत ना साथ करते। अच्छा, फौज ने जो एक्ट किया बन्नू के धमाके के बाद, और फिर
दूसरे इलाकों में धमाकों के बाद जिसमें फौजी जाँ बाग हुए, और आज के बाद आज भी एक आज वाकया हुआ, फिर फौज ने रिएक्ट किया, बहुत प्रॉम्प्ट रिएक्ट किया, क्या उससे तालिबान प्रेशर में आए? मैं ये भी नहीं कहना ज्यादा प्रेशर से आया, बट वो देखते हैं कि अब जो फौज में एक रजीम आ गई है, ये बातचीत नहीं करेगी जैसे पहले जनरल कियानी के जमाने में थी। वो कहते थे ठीक है, इनके साथ प्यार करो प्यार करो प्यार करो, प्यार करते करते वो इस जगह पर आ गए। अब फौज थोड़ा डिफरेंट स्टांस ले रही है। फौज कहती है अगर आप मारोगे हमारे लोगों को मारोगे, हम मारेंगे तुम्हें, आके मारेंगे। जो अगर तुम नहीं मारोगे तो ठीक है, तुम भी वहां बैठे, हम भी कुछ नहीं तुम्हें कह रहे। जब गवर्नमेंट जो कहती है वो करेंगे हम, बट वो ये एक्सपेक्ट करना कि फौज को कल कह देंगे जी तुम वापस आ जाओ। तो फौज ने बड़ी हिम्मत करके सड़कें बनाई हैं, स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए। मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद मैं वापस आऊंगा तो हम इसी मौजूद में बात करेंगे, और हम बात करेंगे कि हम कोशिश करेंगे कि हमें वो बातचीत मिल जाए हमारी जो हमने की है रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब से। इसी बारे में रहीमुल्लाह ने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात के बाद हमसे जो बातचीत की, मैं दिखाऊंगा आपको ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की सूरत हाल में, जहाँ बहुत ज़िंदगी के साथ अमन मुज़ाकरात की बातचीत हो रही है, अमन कायम करने के लिए बातचीत हो रही है। आइए मैं चलता हूँ रुस्तम शाह मेमन साहब की तरफ, जिनसे हमने कई सवालात किए इस प्रोग्राम से कुछ देर पहले। सवालात हमने रिकॉर्ड किए। हमने ये भी पूछा कि प्राइम मिनिस्टर से कौन सी हिदायत मिली, हालात क्या रहा। ये बातचीत जो मैंने रुस्तम शाह मेमन साहब से की है वो प्राइम मिनिस्टर से उनकी मुलाकात के बाद की है। आइए देखते हैं वो क्या कहते हैं। मीडिया पे वो बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे जो मुज़ाकरात की रूह है वो उसको वायलेट किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि उससे एहतराज किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। देखिए, मायूसी भी ठीक नहीं है और ज्यादा खुशफहमी में भी मुब्तला नहीं होना चाहिए। कॉशियस ऑप्टिमिज्म की सूरत हाल है इस वक्त। जी, 1-2 दिन में हमारी मीटिंग होने वाली है, तो जब बातचीत शुरू हो जाती है तो कुछ बातें उनकी होती हैं, कुछ बातें फिर हमारी होंगी, कुछ कन्वर्जेंस की तरफ हम बढ़ने लगेंगे, कुछ आपस में कुछ कंसेंसस पैदा करने की कोशिश करेंगे ताकि लड़ाई खत्म हो जाए, जंग खत्म हो जाए, ये इंसर्जेंसी खत्म हो जाए, लोग अपने घरों को वापस जाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो तबाह हुआ है उसको रिपेयर किया जाए, और ये जो लोग हैं इनको कैसे मेन स्ट्रीम किया जाए। तो ये बातें उनकी तरफ से होंगी। इस वक्त उनके जो मुतालबात हैं उस पर मीडिया पे कुछ कहना मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं होगा। बात यह है कि जो भी बात होगी वो पाकिस्तान की आईन के फ्रेमवर्क के अंदर होगी। किसी एक ग्रोह या किसी तंजीम को कोई इलाका कंट्रोल करने का हक नहीं दिया जा सकता, और किसी ग्रोह या किसी तंजीम का कोई निज़ाम जो है वो भी कबूल नहीं किया जा सकता। हुकूमत की अपनी सवाबदीद होती है, हुकूमत के अपने फैसले होते हैं। तो ये बुनियादी नकात हैं जिन पे के बात हुई है, और ये मैं समझता हूँ कि लोगों को इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि वहाँ इलाके का सौदा हो रहा है या किसी का सिस्टम जो है वो एक्सेप्ट करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होगी। बात हकायक हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है वो एक हकीकत है, जो पार्लियामेंट है वो एक हकीकत है, पार्लियामेंट में जो इलेक्टेड नुमाइंदे बैठे हुए हैं वो एक हकीकत है। तो इन हकायक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कमेटी के पास ये मैंडेट नहीं है और कमेटी इस बात की मजाज नहीं है कि पार्लियामेंट का इख्तियार ले ले या कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की बात शुरू कर ले। इसमें तो महीनों लग जाते हैं। ये चीजें अपनी जगह पर अटल हैं, उनके अंदर रहते हुए फिर बात होगी। वजीर आजम बहुत मुखलिस हैं, डिटरमिन्ड हैं, बहुत कमिटेड हैं। तलाल साहब, अगर आपने गुफ्तगू सुनी हो रुस्तम शाह मेमन साहब की, तो खासा उन्होंने गाइड कर दिया है आपको कि किसी को किसी इलाके पर कब्जा नहीं करने देंगे, किसी को इलाके का सौदा नहीं करने देंगे, पाकिस्तान के आइन को बालातर रखेंगे और पार्लियामेंट को का इख्तियार बरकरार रखेंगे, ना ही ये बात करेंगे कि आइन में कोई तरमीम की जाए। तलाल साहब,
देखिए, यही वो बातें थी जिसकी आप और हम पहले से डिस्कशन कर रहे थे और खदशात का इजहार कर रहे थे, और मैंने आपसे ये रुस्तम साहब के इससे पहले जवाब देते हुए भी आपको कहा था कि हम तो रिट ऑफ द गवर्नमेंट कायम करना चाह रहे हैं, ना कि किसी जगह पर किसी और की रिट मानने को। हाँ, इस रिट को कायम करने के लिए सबसे पहला ऑप्शन जो कि कलेक्टेड विजडम के तौर पर तमाम सियासी और ये सिक्योरिटी फोर्सेस का था, वो ये है कि भी मुज़ाकरात से ये रिट ऑफ द गवर्नमेंट कायम हो जाए। तो जितने, मेरा ख्याल है ये जो आपने अभी इंटरव्यू सुनवाया है, अभी जो आपने ये तो इसमें तो कूजे में दरिया बंद कर दिया है। वो तमाम क्वेश्चंस जो आप उठा रहे थे या हमारे दूसरे साथी इस वक्त प्रोग्राम में उठा रहे हैं, उन तमाम का जवाब इन रुस्तम साहब के इस जो आपने जवाब सुनाया उसमें है। ठीक है रशीद साहब। ठीक है, मैं सी ए शिफ्ट रुस्तम साहब के, मैं पहले भी उनको सुनता रहा हूँ, ये अभी मेलो हैं, पहले ये बहुत ज्यादा ये इनके बड़े हार्ड लाइन लेते थे, ये अभी ये राब्ता कर रहे हैं अभी, हाँ अभी ये रियलिटी, एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद हिम। ये थॉरो मैच्योर उन्होंने बातें की और उन्होंने कहा कि हर एक का स्टांस है, बट ये जो 3-4 बातें हैं जो मैं भी शुरू से कह रहा हूँ कि वी कैन नॉट एक्सीड टू दोज कि कॉन्स्टिट्यूशन है हमारी, ये जमीन हमारी है, तुम हमारे लोग हो, तो ये हमारी टर्म्स पे बातचीत होगी। ठीक है, हम आपको लाना चाहते हैं मेन स्ट्रीम में, प्यार से लाना चाहते हैं, बट ये बातें अगर नहीं मानोगे तो फिर आगे नहीं चल सकती। तो ये रुस्तम साहब ने बड़ी अच्छी बातें की, आई थिंक आई सी अ लॉट ऑफ। और फिर उसने आखिर में ये बड़ा अच्छा किया, उससे मेरी अच्छी उम्मीद हुई कि द प्राइम मिनिस्टर बहुत मुखलिस है, इसमें कोई शक नहीं है, मुखलिस है, बट मुखलिस हैं, कहां तक इनके साथ मुखलिस होकर बात हो सकती है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। प्राइम मिनिस्टर देयर इज नो डाउट कि वो मुखलिस है, ही वांट्स किसी तरीके से कि पीस हो जाए, पर पीस कोई एक जादू नहीं है जो एकदम हो जाएगा, कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज इतने दूर चले गए हैं दोनों ग्रुप्स, एक तरफ तालिबान और दूसरी तरफ मैं कह दूं स्टेट मिलिट्री कह दूं या आर्मी कह दूं, ये इतने दूर चले गए, तो इनको किसी तरीके से आपने इकट्ठा करना है, लेके आना है। राइट, तलाल जो साहब बताइएगा कि रशीद मलिक साहब कह रहे हैं कि फौज से भी ताल्लुक रहा है, दोनों को करीब करना पड़ेगा, दोनों को करीब किस तरह करेंगे आप? देखिए, करीब करने के लिए हमारे पास तो एक जो डॉक्यूमेंट है वो दस्तूर पाकिस्तान का है, और वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसपे ये पूरा मुल्क एक जगह इकट्ठा है, और अगर हम अपने अपने ग्रुप्स, अपने अपने फिरकों का निजाम राइज करने की कोशिश करेंगे तो खुदा न खास्ता फिर हमारा वजूद एक जैसा रहना मुमकिन नहीं होगा। तो इसी डॉक्यूमेंट पे इकट्ठे हो सकते हैं। हाँ, अमन की बात बिल्कुल वजीर आजम डिटर्मिन है, इसमें कोई शक नहीं है, और वो अमन के लिए डिटर्मिन है, और उसके लिए पहला ऑप्शन उन्होंने मुज़ाकरात का रखा है, नहीं तो हुकूमतों के पास बाकी जो ऑप्शन है वो खुले होते हैं। मैं वक्त से पहले, और या मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूं कि वक्त से पहले हमें नताइज अखज नहीं करने चाहिए, बल्कि वेल विशेज हमारी होनी चाहिए कि अल्लाह करे ये जो 12-13 साल से हम एक जंग में हैं, हमारे बेशुमार लोग शहीद हो चुके हैं, हमारे हलाक हो चुके, हम उससे बाहर आए, और इस बाहर आने में ये जो मुज़ाकरात है खुदा करे कि ये कामयाब हो। ये तमाम कौम की उम्मीद है कि अल्लाह करे ये अमन जो है ये अब खून खराबे के बगैर आए। रशीद आप बताइएगा कि क्या अब तालिब एहसास हो गया है कि अमन कितना जरूरी है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि उनको हुआ है कि नहीं हुआ, बिकॉज दे सीम टू बी पावर ड्रंक। वो ये सोच रहे हैं कि इस वक्त ये हमारे पास दौड़ते आ रहे हैं। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब हमारे, मैं उस दिन सुन रहा था, उनको टीवी पे कह रहे थे मैं जो ये मुज़ाकराती टीम है उनको मैं कंधों पर उठा के ले जाऊंगा। तो मकसद है कि आप बहुत ज्यादा अपने आप को वीक विकेट पे उनकी तरफ लेके जा रहे हो। उससे ये होता है जब मुज़ाकरात हो रहे होते हैं दूसरा आदमी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, वो सोचता है कि ये तो बड़े कमजोर है, विच इज नॉट द ट्रूथ। ट्रूथ ये है कि हमेशा गवर्नमेंट पावरफुल होती है, कैसी भी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट इज पावरफुल, गवर्नमेंट होती है। तो उस तरीके से ये इवन इस पे ऐसे नहीं आ रहे। तो मेरा आपने जो सवाल किया कि तालिबान वो उनमें भी कोई थोड़ी नरमी आएगी, मेरा ख्याल है थोड़ी सी देर और लगेगी कि दे हैव टू सी रीजन कि एक तरफ स्टेट है और स्टेट की रिट है, लेकिन एक तरफ खालिद खुरासानी ग्रुप भी है। जी है, तहरीक तालिबान मेमन एजेंसी जी है, उन्होंने बड़ा सख्त बयान दिया है आज कि हुकूमत पाकिस्तान मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है। हाँ। देखिए, जो मेन एक्टर्स है ना, आपने उनसे बात करनी है। अगर वो आप उनको कन्विंस कर लेते हैं तो फिर ये छोटे छोटे जो 3-4 और ग्रुप्स हैं स्प्लिंटर, ये ऑटोमेटिकली डाई डाउन कर देंगे, या इन पे हावी हो जाएंगे आप। ठीक है, मेन से आपने बात करनी है, आपने मेन से बात कर रहे हैं आप,
और अल्लाह करे मेन से आपकी बात चलती रहे। और पहले ये हो रहा था कि पहले छोटे छोटों को पकड़े फिर मेन की तरफ जाए, अभी आप अपने मेन की तरफ चले गए। अल्लाह करे आपकी मेन से बात ठीक हो जाए तो ये छोटे छोटे अपने आप दे स्टैगर ऑफ, ये खत्म हो जाएंगे या बातचीत में आ जाएंगे, भी मिल जाएंगे या इनको खत्म कर दिया जाएगा। बट ये ठीक है, डायरेक्शन आपकी ठीक है। आप या यू एम फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द एनिमी, स्ट्रेंथ अभी आप गए हैं, या आप फॉर द वीकेस्ट स्पॉट गए हैं, तो ये चूज करते हैं, ये स्ट्रेटेजी होती है, इन्होंने चले बनाई, सोच के बनाई और ठीक चल रहे हैं। बट ये उम्मीद लगा देनी कि एकदम ये ऐसे हो जाएगा, बातों से हो जाएगा, ये थोड़े से इतना आसान नहीं है। राइट, तलाल साहब आपसे आखिरी सवाल, मेरा प्रोग्राम का आखिरी सवाल, कि क्या कोई टाइम फ्रेम है इन सब बातों के लिए? जी यकीनन, क्योंकि अब ये मुज़ाकरात अपनी इब्तदाई शेप में हैं और इसके बाद ये डिटरमिन करना इजी हो जाएगा कि इसकी कोई डेडलाइन या इसके कब तक। लेकिन यकीनन ये बात प्राइम मिनिस्टर ने भी और तमाम लोगों ने कही है कि ये कोई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए या बहुत लंबे अरसे के लिए नहीं चल सकते और ये कोई लॉजिकल टाइम इसका आने वाले दिनों में आपके सामने आ जाएगा। और एक बात मैं और कर दूं कि ये अगर कोई भी ग्रुप या ये समझे कि ये खुदा ना खास्ता हुकूमत की कमजोरी है, तो ये मेरा ख्याल है हमारे इखलास को और कौम के इखलास को ये उसका गलत अंदाजा ना लगाएं, बल्कि ये तो हिकमत के तहत कि हम आपस में एक दूसरे को कलमा पढ़ने वाले मार रहे हैं, उस बात से शायद अमन लाने के लिए मुज़ाकरात से बाहर आ जाएं, ना कि फिर वही खून खराबा करना पड़े। लेकिन हुकूमत एक बात पे बिल्कुल डिटरमिन है और प्राइम मिनिस्टर इस बात पे अब मेरा नहीं ख्याल कि भी इससे ज्यादा कोई टाइम देंगे या हमें कौम और टाइम देगी कि अमन होना चाहिए, वो किसी सूरत भी हो, खुदा करे कि वो मुज़ाकरात से हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका तलाल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर रशीद मलिक साहब, हमारा आपने गुफ्तगू सुनी। हम कोशिश करेंगे इस सिलसिले को आगे बढ़ाते रहें, आपको अपडेट करते रहें मुज़ाकरात से भी और हालात से भी, यही हमारा काम है। ब्रेक लूँगा, ब्रेक के बाद वापस आकर बात करूँगा पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के बारे में। वेलकम है जी, हम वापस आ गए हैं और अब हमारा मौजू वो मुज़ाकरात नहीं है बल्कि कुछ आपस की बातें हैं क्रिकेट की। क्रिकेट पाकिस्तान में एक ऐसा खेल है जिसको बहुत ज़्यादा जज्बे के साथ देखा जाता है, बड़ी मोहब्बत के साथ देखा जाता है। एक एक गेंद पर लोगों की नज़रें होती हैं, एक एक खिलाड़ी पर लोगों की नज़रें होती हैं। जब पाकिस्तान जीतता है तो एक अजीब समा होता है, जब पाकिस्तान हारता है तब भी एक अजीब समा होता है। हमें जीतने और हारने दोनों का लुत्फ़ उठाने की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान में क्रिकेट पहले क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड था, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। एक ज़माना था कि इसके लोग बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होते थे, कारदार साहब, उसके बाद दीगरा साहब आते गए और आखिर बात पहुंची उन लोगों तक जो टेक्नोक्रेट हो गए, जो फिर सहाफ़ी भी आने लगे। पिछले दिनों जनाब ज़का अशरफ साहब थे, ज़का अशरफ साहब को हुकूमत ने आने के बाद हटा दिया और निगरां वज़ीर आला जो थे पंजाब के, उनको मुकर्रर कर दिया जनाब नजम सेठी साहब को चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ऑफ पाकिस्तान। ये बड़ा एक फ़ैसला था, बड़ा तारीख़ी फ़ैसला था, क्योंकि ख़ुद नजम साहब कहते हैं कि वो क्रिकेट से शौक़ उनको है, क्रिकेट देखते ज़रूर है वो, लेकिन वो खेले कभी नहीं। साबिक़ चेयरमैन ज़का अशरफ साहब ने एक पिटीशन फाइल कर दी कोर्ट में और कोर्ट ने महदूद कर दिया जनाब नजम सेठी की तमाम कारकर्दगी को। ना वो किसी को सिलेक्टर बना पाए, ना किसी को मैनेजर बना पाए, ना कोई अपॉइंटमेंट कर पाए। हत्ता कि कोर्ट ने ज़का अशरफ साहब को कहा कि इनका बरतरफी गैर कानूनी थी और बहाल कर दिए गए। उस बहाली के बाद जनाब ज़का अशरफ साहब वापस पहुंचते हैं स्टेडियम में, वहाँ पर चार्ज लेते हैं, एक टीम मुकर्रर करते हैं जो कोच का तकर्रुर करेगी, एक टीम मुकर्रर करते हैं जो सिलेक्शन करेगी। चीफ सेलेक्टर भी आ गया, मैनेजर भी आने वाला था और कोच के लिए रिकमेंडेशंस भी आने वाली हैं। वक़ार यूनुस साहब के बारे में कहते हैं कि वो बहुत बड़े इसके उम्मीदवार भी हैं। मैं इस सिलसिले में कोशिश ये करूँगा कि माहिरीन से बात करूँ, ये देखूँ कि कौन क्या कह रहा है, लेकिन ये बता दूँ मैं आपको कि यह मामला एक ऐसे वक्त में बॉयल हो गया जब ज़का अशरफ साहब को फिर बरतरफ कर दिया गया
और फिर निजाम सेठी साहब को लाया गया आज और एडहॉक कमेटी बना दी गई। एडहॉक लगाना कहते हैं इसको, लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूँ एडहॉक कमेटी बना दी गई और इस एडहॉक कमेटी में शहरियार साहब भी हैं, बहुत मोतबर शख्सियत हैं, क्रिकेट की भी और सिफारतकारी की भी। और इनके अलावा दिगरा साहब हैं, उन्होंने बजरिया वॉइस वोट टेलीफोन करके और ईमेल करके जनाब निजाम सेठी साहब को मुकर्रर कर दिया चेयरमैन। और निजाम सेठी साहब ने उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी उम्दा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ज़का अशरफ साहब के ज़माने में हम आइसोलेट हो गए थे, हम कहीं के नहीं रहे थे, हमको अलग थलग कर दिया गया था और अब हमें ये मामला ठीक करने की ज़रूरत है और इस मामले को हम खुद देखेंगे कि हम किस तरह ठीक हो सकते हैं। 4 महीने का टाइम दिया गया है फ़िलहाल कमेटी को कि अपना आइन बनाए, अपना दस्तूर बनाए। और हाँ, नवाज शरीफ साहब ने दस्तूर भी मुअत्तल कर दिया। बड़ी अजीब बात है कि नवाज शरीफ साहब ने दस्तूर मुअत्तल कर दिया, बड़ी उंगलियां उठेंगी इसके ऊपर। तो निजाम सेठी साहब ने आज जो ऐलानात किए उसमें एक ऐलान शामिल है कि हमने बिग 3 के मामले में गलती की, हमने बिग 3 के मामले में ये गलती की और उस गलती से हम अलग थलग हो गए। गालिबन वो ये कहना चाह रहे थे, जो नहीं कह पाए, कि हमें बिग 3 के मामले में वही करना था जो रमीज़ राजा कह रहे थे हमसे। रमीज़ राजा ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हमें बिग 3 के मामले में इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का साथ देना चाहिए। हमारे साथ मौजूद जनाब सरफराज नवाज साहब, मुतबिर फास्ट बॉलर, बल्कि उस्ताद फास्ट बॉलर्स के और स्विंग के। सलाम अलैकुम सरफराज साहब। वालेकुम सलाम। सरफराज साहब, क्या हुआ, ये क्या मामला रहे आज? देखिए, आपने बड़ी डिटेल से खूबसूरत बातें की हैं। तो जो ये बात हुई है कि एडॉक तो नहीं लगी, आपने कह दिया कि एक कमेटी बनी है जिसका इंचार्ज सेठी साहब को लगा दिया है और आज उनका जो कमेटी थी उन्होंने उनको अपन चेयरमैन के लिए इलेक्ट भी कर लिया है। एंड दे आर गिवन द टास्क एज यू मेंशन कि 4 माह का वक्त है, कॉन्स्टिट्यूशन बनना है, इलेक्शन होने हैं और उसके बाद रेगुलर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड आएगा। लेकिन मैं मियां नवाज शरीफ के इस एक्ट को एडमायर करता हूं और वेलकम करता हूं कि इट वाज नीडेड, क्योंकि आप देखें प्रीवियस जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं अवाम के लिए बताना चाहता हूं, उसमें वेरी अनडेमोक्रेटिक और मार्शल एलिमेंट का सिस्टम था। अब उसमें आप देखें जो पिछले हुकूमत में जरदारी साहब ने प्रेसिडेंट भी थे, देन ही वाज पैटर्न चीफ। जी, तो उन्होंने एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव किया जिसमें यह था कि ही विल नॉमिनेट 2% जो इलेक्शन लड़ेंगे, उसके अलावा ना आप लड़ सकते थे ना मैं, कोई भी ख्वाहिश करता है तो नहीं लड़ सकता था। तो ये कहाँ का दस्तूर है कि जो आपके इलेक्टेड गवर्निंग बोर्ड के मेंबर हैं, डिस्ट्रिक्ट के मेंबर हैं, वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। और दूसरा ये था कि जब एक इलेक्ट हो जाए तो नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उसके खिलाफ वो भी नहीं है, वो 4 साल शाही करे, सफेदी करे, तबाही करे, कोई पूछने वाला नहीं। राइट, बहुत शुक्रिया आपका सरफराज नासर रहने का, बताने का कि आइन में क्या है। हमारे साथ मौजूद है मुमताज क्रिकेट के ऑफिशियल साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जनाब आरिफ अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आरिफ साहब, आईसीसी पर इन फैसलों का क्या असर होगा? देखिए साहब, ये इसके ऊपर मुझे तो बड़ा अफसोस है कि इसलिए कि पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया था और श्रीलंका ने जो स्टैंड लिया था और एक हद तक साउथ अफ्रीका ने जो, पाकिस्तान की और श्रीलंका की तो बहुत तारीफ हो रही है, इंडियन प्रेस के अंदर तारीफ हो रही है, इंग्लिश प्रेस में तारीफ हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में तारीफ हो रही है, इंक्लूडिंग द प्लेयर्स एसोसिएशन, जिनको पाकिस्तान ने कहा कि हम इनको रिकॉग्नाइज करते हैं, वो भी तारीफ कर रहे हैं। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा कि ये हुआ क्या है। आई मीन आई कांट अंडरस्टैंड दिस, इसलिए कि इसमें पैसे की बात नहीं है, इसमें प्रेस्टीज की भी बात नहीं है, इसमें मुल्क की बात है और मुल्क का नाम बदनाम हो रहा है। और इसके अंदर अगर खुदा न खास्ता इनको 3-4 वार्निंग्स मिल चुकी हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और इन लोगों ने शायद आगे नहीं बताया किसी को कि वो कह रहे हैं कि आप अपना घर तो ठीक करें, आपके यहाँ इंटरफेरेंस बाहर की बहुत है और हम कंपनीज हैं और इसके अंदर बाहर की इंटरफेरेंस अलाउड नहीं है। मगर अभी तक मैं नहीं समझता है किसी ने बताया है पेट्रन को या किसी और को
कि साहब ये बड़ा सीरियस मामला हो गया है, वहाँ पे हमें वार्निंग्स मिल चुकी हैं। और वो ने ये भी कहा है कि आप लोग की मेंबरशिप के अंदर मुझे लगता है कि अबेंस में ना चली जाए। और वो पाकिस्तान की जिसने इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया कि कोई क्रिकेट बोर्ड आपके करीब नहीं आता, जब आप देखें कि कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान क्रिकेट ने किया है। बहुत शुक्रिया आपका आरिफ अब्बासी साहब हमारे साथ, और बिल्कुल वाज़ेह बताने का कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अनसस्टेन होने का, गैर मुस्तकिल मिजाजी दिखाने पर 3 से 4 वार्निंग्स मिल चुकी हैं, और जिसमें कहा गया है कि बाहर से मुदाखलत न की जाए, और अगर आज के मामले को भी बाहर से मुदाखलत लिया गया तो एक वार्निंग मिल जाएगी बगैर आरिफ अब्बासी साहब के कि हमारी जो मेंबरशिप है वो एबीएस में न चली जाए, इल्तवा में न चले जाए, मुअत्तल ना हो जाए। हमने आज जो बात की वो बात की हमने तालिबान से मुज़ाकरात के बारे में, पेशरफ्त के बारे में, आगे जो हम पेशकदमी की उसके बारे में, और सवाल हमने किया था लोगों से कि क्या तालिबान काबिल कबूल शर्तें पेश कर रहे हैं। 58% ने कहा है कि नहीं, और 42% ने कहा है कि हाँ। इसमें अभी तक ये सूरत हाल वाज़ेह नहीं है कि तालिबान की तरफ से अब जो मुज़ाकरात होंगे वो कब होंगे, गालिबन 1 या 2 दिन के बाद। आज अभी की इत्तला ये है कि सरकारी राब्ताकार ने तालिबान कमेटी के राब्ताकार से राब्ता किया है और उनसे बात की है तमाम उमूर पर, तमाम सूरत-ए-हाल पर। यकीनन तालिबान के राब्ताकार ने बता दिया होगा कि क्या चीज़ें वो लेकर आए हैं मीरान शाह के बहुत आगे से, और किन चीज़ों पर तालिबान चाहते हैं अमल दरामद हो। और ये भी पाकिस्तान के राब्ताकार ने बता दिया होगा कि हुकूमत पाकिस्तान क्या सोच रही है। अब दोनों कमेटियाँ मिलेंगी और मिल के बात करेंगी तो बात आगे बढ़ेगी तो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बहस होगी तो बात खुलकर सामने भी आएगी और बात तय भी हो जाएगी। इम्कान तौर पर बात तय हो जाएगी। पाकिस्तान के शहरी हुकूमत पाकिस्तान से मुज़ाकरात कर रहे हैं। पाकिस्तानी शहरियों का एक ग्रुप हुकूमत पाकिस्तान से मुज़ाकरात कर रहा है। जनाब तलाल चौधरी साहब और जनाब मेमन साहब ने वाज़ेह कर दिया है, मेमन साहब ने ख़ास तौर से, कि ये बातचीत आईन पाकिस्तान के तहत हो रही है और हुकूमत कोई इलाका किसी को देने की रवादार नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि पार्लियामेंट को का जो असर है, उसकी जो खुद मुख्तारी है, उसकी जो बरतरी है, वो उस पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी, और ना ही ये मुतालबा तस्लीम किया जाएगा कि पार्लियामेंट किसी लॉ में तरमीम करे, क्योंकि ये कमेटी का दायरा कार है ही नहीं, सिरे से नहीं है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हमें ज़्यादा तवक्कुआत नहीं रखनी चाहिए, और साथ ही ये भी कहा कि हमें मायूसी भी नहीं इख्तियार करनी चाहिए। दोनों बातें नुकसानदेह होंगी मुज़ाकरात के इस अमल के लिए जो पाकिस्तानियों का एक ग्रुप हुकूमत पाकिस्तान से कर रहा है अपने मसाइल के लिए, अपनी मुश्किलात को हल कराने के लिए। लोगों ने इसको इसी तरह देखा है आज के प्रोग्राम में कि ये कोई दुश्मन नहीं है, ये कोई दूसरा मुल्क नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी शहरी हैं, इनका ये ग्रुप है, उनकी एक तंजीम है जो पाकिस्तानी हुकूमत से कह रही है कि हमारे मसाइल को हल करो। लेकिन मसाइल कौन से, ये भी दिखता है हुकूमत पाकिस्तान को। हम इस सिलसिलों को आगे बढ़ाएंगे, कल परसों उसके बाद ही बात करेंगे। लेकिन अभी हम लेंगे कल तक के लिए आपसे इजाज़त, और खुदा हाफिज़।